बनारस और दिशा बाय केदारनाथ सिंह। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़ुवाड़ीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। व्याख्या। कवि बताता है कि बनारस शहर में वसंत का आगमन अचानक और अप्रत्याशित होता है। कवि ने देखा है कि जब वसंत आता है तो लहरतारा या मड़ुवाड़ीह मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उठती है। यह धूल पूरे शहर में फैल जाती है और हर किसी को परेशान करती है। धूल की किरकिराहट लोगों की जीभ पर महसूस होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बनारस में वसंत ऋतु का आगमन धूल भरी आंधी के साथ होता है। यह वसंत ऋतु अन्य स्थानों से भिन्न है, जहां रंगों और खुशियों का मौसम होता है। बनारस में वसंत ऋतु धूल और परेशानी का मौसम है, लेकिन यह धूल भी वसंत का हिस्सा है और यहाँ के लोगों को इस मौसम का स्वागत करते हुए देखा जा सकता है। यह कविता बनारस शहर की संस्कृति और वसंत ऋतु के प्रति लोगों के प्रेम को दर्शाती है। जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निच्चाट खालीपन। व्याख्या। कवि कहता है कि जब बनारस के वातावरण में जब बसंत की हवा चलती है तो हर जीव में नया जीवन संचारित होता है। जो जीवित है उसमें सुगबुगाहट या जागृति पैदा होती है। जो जीवित नहीं है उसमें भी नया अंकुरण या परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे पंछी चहकते हैं, पेड़ों में नई कोंपलें फूटती हैं और सभी जीवों में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह परिवर्तन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लोग विगत असफलताओं को भूलकर नए संकल्प और उमंग से भर उठते हैं। इस प्रकार पूरे वातावरण में नया उल्लास आ जाता है। अर्थात जो लोग वसंत ऋतु के आगमन से प्रेरित नहीं होते हैं वे निराश और निराशावादी होते हैं और वे इस ऋतु का आनंद नहीं ले पाते हैं। बनारस में इसी तरह नए जीवन का संचार होने लगता है। दशाश्वमेध घाट पर जाने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि गंगा नदी को स्पर्श करता हुआ घाट का आखिरी पत्थर भी नरम और प्रेमपूर्ण हो गया है। यह दर्शाता है कि वसंत ऋतु में प्रकृति का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह निर्जीव वस्तुओं को भी बदल देता है। घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अलग प्रकार की नमी दिखाई देती है। यह दर्शाता है कि वसंत ऋतु का प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है, चाहे वे मनुष्य हों या जानवर। वसंत ऋतु का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह भिखारियों के खाली कटोरों को भी चमका देता है। जब भिखारियों को भिक्षा मिलती है तो उनके कटोरों में वसंत ऋतु की खुशी और आशा उतर आती है। इस प्रकार वसंत ऋतु में दीनहीन व्यक्तियों को भी एक विचित्र सी उमंग से भर देती है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनन्य शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। व्याख्या। कवि यह जानना चाहता है कि क्या किसी ने कभी खाली कटोरों में वसंत का आगमन देखा है। यह प्रश्न बनारस में वसंत ऋतु के समय भिखारियों के चेहरों पर आने वाली खुशी का प्रतीक है, क्योंकि भिक्षा मिलने से उनके खाली कटोरे भर जाते हैं और उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। कवि का कहना है कि बनारस शहर में हर दिन की शुरुआत इसी तरह खुशी और उल्लास के साथ होती है। यहाँ के लोग हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानते हैं। इसके साथ साथ यह शहर इसी तरह खाली भी होता रहता है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भरने और खाली होने का यह सिलसिला चलता रहता है। बनारस में भी जीवन का यही चक्र चलता रहता है। यहाँ प्रतिदिन अनेक शवों को गंगा घाट पर लाने का सिलसिला चलता रहता है। लोग अंधेरी गली से निकलकर चमकती हुई गंगा की तरफ शवों को ले जाते रहते हैं, अर्थात वे मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्षदायिनी गंगा के पास शव को ले जाकर मृतक का दाह संस्कार करते हैं। इस प्रकार खुशी और गम का मिला जुला रूप है बनारस। यह सिलसिला प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज भी जारी है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है।
ये धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। व्याख्या: कवि बताता है कि बनारस में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यह धूल शहर की शांत और धीमी गति का प्रतीक है। यहाँ लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। मंदिर और घाटों पर घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं। यहाँ शाम भी धीरे धीरे होती है, अर्थात हर काम को धीरे धीरे करना बनारस की जीवन शैली का हिस्सा है। यहाँ हर काम अपनी रौ में होता है। सभी कामों का धीरे धीरे होना यहाँ का स्वाभाविक चरित्र है। ये धीमी गति में एक सामूहिक लय है। इस सामूहिक लय ने पूरे शहर को मजबूती से बांध रखा है। इसी मजबूत बंधन के कारण यहाँ कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी हिलता नहीं। जो चीज जहाँ पर थी वह अब भी वहीं पर रखी हुई है। गंगा भी वहीं है, अर्थात गंगा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा उसी प्रकार बनी हुई है जो पहले थी। नाव भी वहीं बंधी है। सैकड़ों वर्ष से तुलसीदास की खड़ाऊ भी वहीं रखी हुई है। भाव ये है कि सैकड़ों वर्षों से बनारस के चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ के पुराने मूल्य, पुरानी मान्यताएं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास सभी कुछ अभी धरोहर की तरह सुरक्षित है। काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता और भव्यता अभी तक उसी प्रकार बनी हुई है। कभी सईसा बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। व्याख्या: बनारस शहर एक अद्भुत शहर है। कवि कहता है कि बिना किसी सूचना के संध्या के समय बनारस शहर में घुस जाओ और आरती के प्रकाश में इस शहर को देखें, तब तुम्हें कई आश्चर्यजनक चीजें दिखाई देंगी। तब तुम्हें दिखाई देगा कि यह शहर आधा गंगा नदी में है और आधा मंत्र में है। धार्मिक मंत्रोच्चार और भजनों सुनाई पड़ता है। शहर का आधा हिस्सा फूलों में है, अर्थात संध्या के समय मंदिर घाटों पर बनारस शहर जल, मंत्र और फूल भगवान की आरती करते हुए भक्ति में सराबोर दिखाई देता है। उसी समय घाटों पर चिता की अग्नि भी दिखाई दे जाती है। इस प्रकार बनारस शहर आधा शव में नजर आता है। यह अंतिम संस्कार भी होते हैं। आधा शहर नींद में खोया प्रतीत होता है, तो आधा शहर शंख की ध्वनि में जागता प्रतीत होता है। अर्थात इस शहर में कहीं नींद की बोझिलता है तो कहीं पूजा पाठ का जागरण है। यह कविता बनारस शहर की विविधता और जटिलता का वर्णन करती है। कवि कहता है कि यदि तुम ध्यान से देखो तो यह शहर आधा है और आधा नहीं है, अर्थात आधा बनारस प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता को बनाए हुए है और आधा नहीं है का तात्पर्य है कि इस शहर में प्राचीनता और आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो रहा है। बनारस जीवन और मृत्यु, सुंदरता और कुरूपता, शांति और अशांति का मिश्रण है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। व्याख्या: कवि कहता है कि बनारस में जो विद्यमान है वह बिना किसी खंभे के खड़ा है, अर्थात यहाँ की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, सामूहिक गति आदि सभी कुछ बिना किसी सहारे के अपने आप ही टिके हुए हैं। बनारस अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह सब विरासत जन जीवन में समाये हुए हैं। इसी प्रकार काशी का मिथकीय स्वरूप बिना किसी सहारे के सुरक्षित है। यह बनारस शहर जो खड़ा है उसे गंगा में बहती हुई मुदों की राख, रोशनी की ऊंचाइयों के स्तंभ, दहकती आग की लपटों के स्तंभ, धुइयों की ऊपर उठती ऊंचाइयां, खुशबू की ऊंचाई, प्रार्थना के लिए ऊपर उठते हुए हाथ इस शहर को संभाले हुए हैं। शताब्दियों से यह शहर किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ्य देता चला आ रहा है। गंगा में एक टांग पर खड़ा होकर यह शहर प्रार्थना में लीन है। उस समय उसका दूसरे पैर की ओर ध्यान नहीं जाता।
बनारस की प्राचीनता एवं आध्यात्मिकता अपनी भव्यता के साथ स्थिर है। कवि कहता है, यह शहर जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, रहस्य और अनिश्चितता, जीवन और आनंद, प्रार्थना और भक्ति, समर्पण और भक्ति और अनिश्चितता का प्रतीक है। दिशा, हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। व्याख्या, यह कविता हिमालय किधर है प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। कवि स्कूल के बाहर एक बच्चे को पतंग उड़ाते हुए देखते हैं। वे उससे पूछते हैं कि हिमालय किधर है। बच्चा पतंग उड़ाने में व्यस्त है, अतः वह भागती पतंग की दिशा की ओर इशारा करके बताता है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। उसे तो हर चीज पतंग की दिशा में प्रतीत होती है। कवि कहता है कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, अर्थात कवि को यह ज्ञान हुआ कि दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। बच्चे दुनिया को अपने ढंग से देखते और अनुभव करते हैं। उनका सरोकार अपनी दुनिया से होता है। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। हम भी बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।